अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवार और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और नाज़रीन, बात करेंगे आज के जो है सेशन के हवाले से, मार्केट के हवाले से। जी हाँ। और आज जो है एक बार फिर ऑयल प्राइस जो है 90 अबव जा चुका है। जी हाँ, जो कि एक अलार्मिंग जो है सिनेरियो है हमारे लिए। और जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है। जो इंडेक्स का जो एक लेवल था 173, जो हम ये कह रहे थे कि इस लेवल को अगर क्रॉस करता है तो नेक्स्ट जो है ये एक सपोर्टिव लेवल है, वो भी क्रॉस कर चुका है। नाउ द नेक्स्ट इज 170। अब देखना ये है कि आगे ये मामला कैसे जाते हैं, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो को देखें, वॉर जो है वो एग्रेसिव ही होती जा रही है दिन ब दिन। जिसका वो कहते हैं ना कि जिसका हमें एक झलक ऑयल प्राइस के ऊपर नजर आ रहा होता है। ऐसे में अभी क्या सिनेरियो होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट सीजन भी है और जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो उस तरह से इम्पैक्ट नहीं कर पा रही जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑयल। और ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से मार्केट के मूव्स को जो है हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें हम करेंगे। जी हाँ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं वेरी फर्स्ट टाइम सैयद जफर अब्बास साहब, जो कि जनरल मैनेजर हैं जेडल के में। जी हाँ, जाहिद लतीफ़ सिक्योरिटीज़ में। और उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम मार्केट का ध्यान लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो थैंक नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, एंड वेलकम टू माय सेशन। एंड सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आज की मार्केट के हवाले से जो है एक ओवरव्यू जो है वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी थैंक यू। देखिए, सुबह जब मार्केट स्टार्ट हुई तो मार्केट ने बड़ा ही, अगर उर्दू में कहते तो नपा तुला स्टार्ट किया। आपको पता है कल से जो है ना कॉन्फ्लिक्ट जो ईरान और अमेरिका का काफी ज्यादा टफ उसमें जो है ना कंडीशन आ चुकी थी। और उसकी वजह से सुबह जब मार्केट स्टार्ट हुई तो मार्केट ने एक टाइम पे पॉजिटिव भी दिखाया, लेकिन हम्म। जनरली मार्केट का जो ओवरव्यू एक लुक थी कल रात से वो ये था कि मार्केट शायद करेक्शन ले और बड़ी करेक्शन ले। हम्म। और उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे कि फर्स्ट 1.5 आवर में थोड़ा सा मार्केट इजी रही। उसके बाद मार्केट में जैसे जैसे खबरें वहां से खतरनाक आती गई, तब हम्म। वैसे वैसे मार्केट ने एक जो है ना स्टांस अपना चेंज किया और हम्म। नेगेटिव जोन में दाखिल हो गई। इनफैक्ट अगर हम टेक्निकल साइड में देखें तो कल ही मार्केट जो अपना 174,800 का बड़ा क्रूशल लेवल था, हम्म। ऊपर जाते हुए डेफिनेटली एक्सपोर्ट थी, नीचे आते हुए बड़ा एक क्रूशल लेवल था, उसको तोड़ा हुआ था। तो इस वजह से डेफिनेटली बड़ा कॉशियस जो है ना फीलिंग वहां पे आ रही थी कि मार्केट को थोड़ा सा नेगेटिव जोन में शायद चली जाए मार्केट, और वही हुआ। उसके बाद मार्केट में आप देखें जैसे जैसे वो खबरें आ रही हैं उसमें आप तो आज शाम को जब डाटा आएगा उसमें देखेंगे कि इंडिविजुअल्स स्पेशली डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज उनकी तरफ से सेलिंग देखी गई और मार्केट ने फिर 173 का लेवल भी जो है ना ब्रेक किया। अगर थोड़ी सी मैं याद दहानी के लिए आप लोगों को बताऊं कि मार्केट्स में जब ईरान और यूएसए का जो कन्फ्लिक्ट बड़ा शदीद जब हो गया था, जब अभी तक जंग बंदी की बातें नहीं थी, तो उस वक्त 153 154 के लेवल से मार्केट वापस आके बड़ी तेजी से 185 टच किया उसने। हम्म। वहां पे ये कन्फ्लिक्ट जैसे जैसे दोबारा डीप होता गया 185 से मार्केट ने ऊपर की साइड जो मार्केट का एक ट्रेंड था वो बिल्कुल खत्म हो गया। तकरीबन समझ लें ये 30-35 हजार पॉइंट बड़ी जल्दी मार्केट ने डाले थे। हम्म। आपको पता है पूरी दुनिया की मार्केट्स में, उसमें हम एशियन मार्केट्स देखें, अमेरिकन मार्केट्स देखें, उन्होंने भी तकरीबन अपने एवर टाइम हाई भी टच की। और चूंकि हमारा आपको पता है एवर टाइम हाई जो है 191,000 का था, यस। जिसको डेफिनेटली मार्केट दोबारा टच नहीं कर सकी। और वहीं से 185 से उसमें स्पेशली आप देखेंगे कि फंड्स की सेलिंग विटनेस की गई, उसकी वजह से मार्केट में उस लेवल से लेकर अभी तक हम 173 से नीचे इस वक्त आ चुके हैं। आज का स्पेसिफिकली अगर डे, वो डेफिनेटली सेलिंग की साइड इंडिविजुअल्स और डेफिनेटली कुछ फंड्स, और आपको पता है रिडम्पशंस ऐसे मौकों में बड़ी तेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक ओवरऑल सिनेरियो जब देखते हैं तो अक्रॉस द बोर्ड आपको फिर सेलिंग नजर आती है।
तो ओवरऑल टेक्निकली सेलिंग डे, और इसमें लोग अपने आप को, क्योंकि रात को वहां की सिचुएशंस कुछ और होती हैं, अगले दिन मार्केट्स कुछ और रिएक्ट करती हैं, तो उस लिहाज से लोग अपने आप को सेफ साइड पे कैश, अगर हम टेक्निकली कैश इन हैंड पे बैठना लोगों ने पसंद किया, और आज डेफिनेटली एक सेलिंग, ओवरऑल एक सेलिंग डे था आज के दिन। बिल्कुल। और सर अब जैसे आज तो खैर आपने बताया कि आज तो सेलिंग डे था बिल्कुल, लेकिन अभी अगर हम ऑल ओवर देखें, अभी जो है एक क्रूशियल लेवल को जो है इंडेक्स ने ब्रेक किया है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह के इस वक्त हालात चले हैं, नेक्स्ट लेवल जो है वो भी ब्रेक हो जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं हो जाएगी हमारी मार्केट के लिए अभी? जी डेफिनेटली, आप देखें क्रूड का अगर अभी भी रेट देखें तो आई थिंक 90 के करीब जो है ना ट्रेड हो रहा है, और यस। बहुत ही हायर साइड पे है। हाँ। हमें आने वाले टाइम के, आजकल आपको पता ही डेली बेस पेट्रोल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस, उसका हाँ। भी काम शुरू हो गया। ये इम्पैक्ट डेफिनेटली आपको डायरेक्ट, आवाज आ रही है आपको? हेलो? जी 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 सर। जी सॉरी। जी। इसका इम्पैक्ट जो है ना, आप देखें डेली बेस पे जब हमारे उस पे आता है, हाँ। उससे कंज्यूमर, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव, अगर आपने 3-4 दिन पहले खबर देखी होगी कि हम्म गवर्नमेंट ने जो है ना, जो सेविंग के रेट्स थे हम्म उनको कट किया है। इससे पहले सेविंग रेट्स बढ़ रहे थे, हम्म। लेकिन उस वक्त जो क्रूड की प्राइस थी वो समय तकरीबन 79 और 80 के करीब थी, और हम्म एक्सपेक्टेड ये था कि शायद अभी स्टेबल कुछ हो जाए। इस वजह से गवर्नमेंट ने शायद इंटरेस्ट रेट जो है ना, जो सेविंग्स के थे वो कट किए, बजाय बढ़ाने के, इससे पहले बढ़ रहे थे। तो हम्म। एक ओवरऑल व्यू था कि शायद आने वाले दिनों में थोड़ा इन्फ्लेशन के फिगर्स चेंज हो जाएंगे, यस। बट अनफॉर्चुनेटली इस तरह के हालात में अब जो इस वक्त नजर आ रहा है वो डेफिनेटली थोड़ा सा सिनेरियो बिल्कुल 360 एंगल पे चेंज नजर आ रहा है। हम्म। और इसमें जो है ना, मार्केट ने टेक्निकली अपने क्रूशियल सपोर्टिव लेवल से नीचे ट्रेड होना शुरू हो गई हैं, हम्म। और मार्केट में अगर खुदा ना खास्ता है ये सिचुएशन आज कल में थोड़ी सी गंभीर, और वीकेंड वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट, और अभी के जो बयानात आ रहे हैं उस साइड से वो भी बड़े टफ, तो हम शायद इसको थोड़ा सा और भी डाउनवर्ड देख सकते हैं इंडेक्स को। ओके। और सर जैसे अभी रिजल्ट सीजन भी है, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं साथ ही साथ जो है, और जाहिर है ऑयल की वजह से हम वो इम्पैक्ट मार्केट में उनका नहीं देख पा रहे हैं, बट अभी जो है क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या साइडलाइन हो जाना चाहिए मार्केट से, या फिर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, या भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए क्योंकि डिप कहाँ तक जाएगी कुछ पता नहीं? डेफिनेटली ये वाला जो सिनेरियो है, इसमें तो जो बेस्ट स्ट्रेटेजी तो कैश इन हैंड की है, हम्म। लेकिन उसमें आप देखें जो आपकी बात है कि रिजल्ट सीजन, लेट्स सी अभी जो बड़ी कंपनी में यूबीएल ने अपने यस। रिजल्ट शो किए हैं, ठीक है, आपको 8 रुपए कैश डिविडेंड भी मिला है। जिन्होंने लाजिमत रखे हुए हैं वो तो, जो डिविडेंड बेस्ड आइटम वाले हैं वो तो जनरली सेल नहीं करते, हम्म लेकिन मार्केट में ये वाली जो आपको पता लेवरेज जो मार्केट में होती है, एमटीएस, एमएफएस और डिफरेंट जो फ्यूचर के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हम्म लेवरेज जो है वो मार्केट को डेफिनेटली हर्ट करती है इस टाइम, क्योंकि लेवरेज पे जो माल पकड़ा होता है उस पे मार्जिन कॉल आना शुरू होती है। लेट्स सी आज अगर फौजी फर्टिलाइजर 10 रुपए गिरा हुआ है, 12 रुपए यूपीएल गिरा है, तो जिनके मार्जिन आउट होते हैं लेवरेज पे, फिर उनको डेफिनेटली उनकी सेलिंग भी मार्केट में आती है, उसका इम्पैक्ट आप देखिएगा। जब मार्केट में ऐसी कुछ सिचुएशन हो तो एक खास टाइम पे, टाइम तो नहीं मैं कहता है, एक खास जगह पे आके आपको अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग नजर आना शुरू हो जाती है। लोग हमसे पूछते हैं ये अक्रॉस द बोर्ड किस तरह अचानक अच्छी वाली मार्केट रुकी है, पता लगता है 50-60 आइटम जो है इकट्ठे नीचे आना शुरू हो, ठीक है। फिर आपको जो है ना उस पे टेक्निकली देखा जाए तो लेवरेज सेलिंग भी उसमें नजर आ रही होती है, रिडम्पशन साइड भी जो फंड्स की होती है वो भी नजर आ रही होती है। क्यों? लोग अपना पैसा पुल कर रहे होते हैं, अपने आप को सेव कर रहे होते हैं, बल्कि सेव से ज्यादा सेव तो वो कर रहे हैं जो अपने आप को लेवरेज से आउट कर रहे हैं, या माल बेच। ज्यादातर कोशिश लोगों की होती है कि कैश इन हैंड, ताकि अगर हालात ज्यादा वर्स हो जाए तो उनके पास, आप देखें जब हालात चेंज होते हैं तो क्या होता है, सडन 1 घंटे में, 2 घंटे के अंदर मार्केट का रिएक्शन बहुत तेजी से अपवर्ड साइड पे होता है। तो लोग वो चीज ग्रैब करने की कोशिश करते हैं कि अच्छे रेटों पे कुछ बाइंग कर ली जाए, बजाय थोड़ा सा लॉस पे अभी निकल जाए
और फिर नीचे परचेज कर लिया जाए। वैसे इस वक्त जनरल क्राइटेरिया तो डेफिनेटली वेट एंड सी वेट सिनेरियो जो है ना लग रहा है, सही और थोड़ा देखना चाहिए इनफैक्ट मार्केट को। सही। और सर ये जो फॉरेनर्स जो है आजकल बड़े एक्टिव हुए हुए हैं, बड़े टाइम बाद जो है फॉरेनर्स भी आए हुए हैं, तो आई थिंक इसका भी एक सपोर्ट मार्केट को मिल रहा है। और जो है इसको किस तरीके से आगे देख रहे हैं, क्या बेनिफिट रहेगा इनका? ये देखिए उसमें जो है ना, अगर पिछले कुछ टाइम का आप देखें तो सऊदी अरब के साथ जो आपके मुआहदे हो रहे हैं, और उनका जो इंटरेस्ट है कि हम्म गवर्नमेंट ओन जो कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट की जाए, आपको पता ही है उनमें कौन कौन सी जनरली कंपनीज हैं। तो स्पोर्ट जो है उन कंपनीज में आपने देखी भी होगी, लेट्स सी आप देखें ओजीडीसी का रेट, ओजीडीसी अपने हिस्टोरिकल हाई पे गया है, हम्म लेकिन उसके अगेंस्ट बहुत सी कंपनी ऐसी देखें प्राइवेट फर्म्स है, आई मीन जिनमें गवर्नमेंट के, वो अपने हिस्टोरिकल हाईज को नहीं टच कर सकी। इसी तरह अगर फर्टिलाइजर में देखें जो गवर्नमेंट ओन सब्सिडरीज हैं उनको उनमें चेक करें, इसके अलावा बैंक्स में चेक करें, हम्म तो थोड़ा सा आपको फील होगा कि डेफिनेटली जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसकी तरफ से सपोर्ट तो नहीं, डेफिनेटली उनकी तो इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है हम्म ना। वो मार्केट को सपोर्ट करने इस तरह तो नहीं आते कि किसी जगह पे खड़े होते हैं, और वो लेकिन तो हमें तो मिल मार्केट। जाती है ना, वो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, हमें हाँ, सपोर्ट मिल जाती है, सही बात है। यस डेफिनेटली। जो हम्म हम लोकल इन्वेस्टर हैं उनको तो वो सपोर्ट जो है ना काफी हाँ हेल्पफुल होती है। तो सही। डेफिनेटली फॉरेन इन्वेस्टर का और ये कोई सेलिंग फॉरेनर्स की तरफ से आपको बहुत कम सेलिंग नजर आएगी इस हम्म वक्त सिचुएशन में। इसमें इंडिविजुअल कंपनीज, ब्रोकरेज फर्म्स, इनका पैनिक आपको ज्यादा नजर आएगा। ओके सही। अच्छा यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, इनके एक सवाल ले लेते हैं। जी मुकीत, अपना सवाल हेलो। कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आपकी आवाज हेलो स्लो आ रही है। जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये काइंडली बताइए कि अभी जो कमिंग मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, आपकी क्या प्रिडिक्शन है कि इंटरेस्ट रेट सेम रहेंगे या ज्यादा होंगे, क्योंकि कम तो होने के अब चांसेस नहीं है। जी थैंक यू। देखिए इसमें जो है ना, अभी जो हमने बात की पिछले 4 5 6 दिन पहले, 5 दिन पहले आई थिंक गवर्नमेंट ने एक जो है ना कट लगाया, और वो रेट जो है ना सब्सटेंशियल कट था सेविंग्स पे। वो एक होप दे रहा था उस वक्त। ये कन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा, वो एक नॉर्मल जो चल रहा है उनका वो तो हम्म चल रहा था, लेकिन इस जो है ना हाई इंटेंसिटी पे नहीं था। तो एक बड़ी होप क्रिएट हो गई थी, बल्कि एक जगह मैंने किसी जगह ये शो भी किया, और उन्होंने उसको बल्कि छापा भी इस चीज में, उसने प्रिंट मीडिया था, कि हम ये अब एक्सपेक्ट उस वक्त कर रहे थे कि मॉनेटरी पॉलिसी में कट रेट बढ़ने का चांस इस दफा कम है। हम्म और वो स्टांस जो है ना आज से 5 6 दिन पहले बड़ा वैलिड था गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का इंडिकेशन भी उसमें बड़ा क्लियर आ गया था। लेकिन सडन $10 से ऊपर जंप इसकी, और आपको पता है वही बात कि जो डे डे बाय डे आप प्राइसिंग में चेंज ला रहे हैं, अभी तक तो ऊपर ही जा रही है डेफिनेटली, नीचे तो आ नहीं रही। तो हम्म अब जो है ना शायद इस चीज को कंसिडर करते हैं, अल्लाह ना करे कि ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो, बल्कि अगर इधर ही रुकता है, अगले 1 2 3 दिनों में कोई इसमें ईज डाउन आता है, तो फिर शायद गवर्नमेंट को रेट बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर ये खुदा न खास्ता कंटिन्यू रहता है तो फिर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वही बात है, आज से हफ्ता 10 दिन पहले सिचुएशन कुछ और थी, लेकिन इस वक्त जो है ना इसका बराबर रहना भी, रेट का बढ़ना ना भी, वो एक ब्लेसिंग होगी। बिल्कुल, बहुत थैंक यू शुक्रिया। जी। जी जी सलमान नसीर, अपना सवाल कर लें। सॉरी, निसार है, सलमान निसार। अलैक्म। वालेकुम जी, सलाम। अच्छा सर, मेरा सवाल जो था वो आजकल जो RLNG की सप्लाईज फर्टिलाइजर प्लांट्स को रुक गई हैं, उसको देखते हुए ईफर्ट आपको कैसा लग रहा है? उसमें क्या कोई पोटेंशियल अब नजर आता है कि जब तक कि FFC, फातिमा और एग्रीटेक जो है वो प्रोड्यूस ना कर सकें, और आगे आप ईफर्ट का चूंकि ये सीजन चल रहा है, इसके वॉल्यूम और मार्केट पोजीशन को आप कैसा देख रहे हैं? काइंडली इसके बारे में एडवाइस कर दें। थैंक यू। इंडिविजुअल अगर कंपनी ईफर्ट की बात की जाए, तो अब कुछ अरसे से देखेंगे कि ईफर्ट का जो मोमेंटम टुवर्ड्स आज से कुछ अरसे पहले था वो ब्रेक हो चुका है। अगर आप इसका चार्ट या इसको टेक्निकल एनालाइज कर रहे हैं,
और फंडामेंटल्स भी उसके थोड़े से चेंज होते जा रहे हैं, और उसका पे आउट टूवर्ड्स अर्निंग रेशो के हिसाब से और आपकी जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसका पे आउट थोड़ा सा डिक्रीज होता जा रहा है। तो अगर उसको ओवरऑल सिनेरियो में देखा जाए तो ईफर्ट को डेफिनेटली वेट एंड सी करना चाहिए इस वक्त। इन्वेस्टमेंट का जो आपका रिटर्न है वो शायद दूसरे फर्टिलाइजर्स में थोड़ा सा बेहतर हो ईफर्ट की निस्बत। अभी कुछ दिन पहले भी जो है ना एक स्टडी आई थी जिसमें फर्टिलाइजर सेक्टर के जो क्वार्टर के रिजल्ट हैं वो इतने हाई फाई यानी कि पहले से थोड़े से कम देखे जा रहे हैं। जैसा आपने अभी देखा होगा बैंकों के जो रिजल्ट आए हैं जिसमें यूबीएल खास तौर पर, तो क्वार्टर बेस पे वो आपको थोड़ा सा जो है ना टेक्निकली कम नजर आ रहे हैं। इसी तरह फर्टिलाइजर्स में भी जो आपके रिजल्ट क्वार्टर्स के होंगे वो थोड़े से पिछले क्वार्टर्स की निस्बत कम होंगे, तो डेफिनेटली उनका पे आउट भी थोड़ा सा कम रहने का चांस है। तो इसलिए ई फर्टिलाइजर का स्पेसिफिकली आपने सवाल किया है, तो इस आइटम को ना मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वेट एंड सी देखना चाहिए। सर मेरा जो सवाल था ना वो आरएलएनजी के पॉइंट हाँ पर्सपेक्टिव में था, जी जी क्योंकि अब आरएनजी गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दी है। हाँ दूसरी हाँ तौर पे एफएफसी के, एग्रीटेक के और फातमा के प्लांट्स में, तो यस। ईफर्ट नाउ हैज द अपॉर्चुनिटी कि वो अपनी सेल्स को बूस्ट कर सके। क्योंकि जब ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे ये प्लांट्स, तो यकीनी तौर पर मार्केट में कमी आएगी और ईफर्ट के पास चांस होगा कि अपनी इन्वेंट्री को कम कर सके। ये इस सॉरी मैं पॉइंट ऑफ आप व्यू से अब आप। जी हम्म, जी 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 सॉरी मैं दूसरी साइड पे भी बात वो हो गई थी। और ये जो आपका जो इस वक्त का मैं आपको जो है ना बेसिकली जो अभी हमारी क्लोजिंग आई है ना जून की और जिनके रिजल्ट जी आने, मैं उस सिलसिले में आपसे बता रहा, लेकिन फंडामेंटली ये वाली चीज जो है डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो ईफर्ट का, अब वो सेल्स उसकी कितनी देर रहती है इस सिनेरियो में, क्या एक महीना चलती है और उसके 15 दिनों बाद आरएलएनजी ईज डाउन हो जाती है, या 10 दिन बाद हो जाती है, या और फिर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है जो इनकी सेल्स आपको पता फर्टिलाइजर की कि ये सीजन क्या है, क्या सेल्स जो है ना पीक सीजन पे है इस वक्त, क्या अभी जरूरत डीएपी की या दूसरी फर्टिलाइजर की अभी अवेलेबिलिटी है और जरूरत नहीं है ज्यादा, ये चीजें, इनकी स्टॉक की सिचुएशन क्या थी, तो काफी चीजें जो है ना इसमें मद्देनजर रखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर ये खुदा न खास्ता कंटिन्यूटी रहती है इसमें, तो डेफिनेटली इसकी अगर हम इस मंथ की बात करें तो इसकी मंथ सेल्स का जो फिगर होगा वो काफी बेहतर होगा बाकी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अली अपना सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम नादिया। जाहिद साहब मेरा वालेकुम। ये सवाल है, इट्स लाइक क्योंकि मैं एक्चुअली इन्वेस्टर हूँ। मैं हमेशा ब्लू चिप्स में या वो स्टॉक्स जो डिविडेंड पे करते हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करता हूँ। और अगर स्टॉक 15-20% नीचे भी चला जाए मुझे उसकी केयर नहीं होती, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक्स वापस आ जाते हैं। लेकिन ये जो करंट सिचुएशन है इसके अंदर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह एफएफसी है, हपको है, आपका एमईबीएल, यूबीएल, इस तरह के जो अच्छे स्टॉक्स हैं, कि ये कम से कम 30-40% तक नीचे जा सकते हैं अगर ये वॉर कंटिन्यू रहती है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखें, एक तो मैं री इन्वेस्ट करता हूँ जितने भी मुझे डिविडेंड्स मिलते हैं, और एक्सपेक्ट मैं करता हूँ कि एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे 20-25% अगर मेरी वेल्थ इंक्रीज हो जाती है, दैट्स फाइन फॉर मी। लेकिन इन द करंट सिचुएशन अगर 40-45% स्टॉक्स नीचे चले जाते हैं, उसके बाद जो मेरा वो जितना भी मेरी कैलकुलेशन है वो सारी आउट हो जाएगी। तो इस सिलसिले में आपकी क्या एडवाइस है कि शुड आई सेल और वेट करूं, और उसके बाद जब ये नीचे जाएं तो वहां दोबारा रीबाय कर लूं, या मैं जो डिविडेंड वाले अच्छे स्टॉक्स हैं उसको होल्ड रखूं ऑन करंट प्राइस? थैंक यू सर। जी थैंक यू। डेफिनेटली इट्स वेरी नाइस कि जो आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है यही जनरली जो इन्वेस्टर्स आते हैं उनको हम कहते हैं कि इसको फॉलो करें, जो डिविडेंड स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे स्टॉक्स रखें, अच्छे रेटों के लिए हुए स्टॉक्स, उनमें पैनिक होने की जरूरत नहीं होती जब तक कि आपको पैसों की जरूरत नहीं है, या आप देख रहे हैं कि हालात बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन में चले गए। अभी जो थोड़े अरसे पहले जो कन्फ्लिक्ट जब हुआ था उस वक्त भी देख लें कि ये स्टॉक अगर नीचे आए थे तो इन्हीं स्टॉक्स में जल्दी अपर कैप्स आपको इन्हीं में नजर आए थे,
क्योंकि इन्वेस्टमेंट और जो लोगों के फंड्स हैं, बड़े जो फंड्स हैं, वो इसी तरह के आइटम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि डिविडेंड स्टॉक होते हैं। रिस्क, जिसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, ये टेक्निकली हर जो है ना इंडिविजुअल का वेरी करता है। ठीक है, आपका जो आइडिया है कि 15-20% एनुअली मिल जाता है, ठीक है, पर क्या अभी इसमें थोड़ा सा प्ले किया जाए? देखें, ऑन एवरेज अगर आप 70-80% अपने आप को उसमें रखते भी हैं, और 10-20%, 10 तो खैर कम होता है, 20-25% को थोड़ा सा ट्रेड भी कर लेते हैं, मैनिपुलेट भी कर लेते हैं। मैनिपुलेशन मैं उस सेंस में नहीं कर रहा, मींस के आपने बेचा है और नीचे ले ले, और आपको 10% एक चीज आपने सेल की है, लेट्स सी हम फौजी की बात करते हैं या हम मारी की बात करें, अगर आपको पता है जब मार्केट में खुदा ना खास्ता बहुत ज्यादा बैड सिचुएशन हो तो इनमें 5-7% एक दिन में भी आपको डाउनवर्ड मिल जाता है। तो आप अगर मार्केट को इस तरह बड़े ही टेक्निकल तरीके से प्ले कर सकते हैं, तब आप ये काम कर लें। ठीक है, आप जो है ना 5-10% का मार्जिन आपके जेब में हो, लेकिन आपने पूरे स्टॉक्स को नहीं, 70-80% शुड बी होल्ड, उससे 15-20%, 25% को आप जो है ना खेल सकते हैं कि हालात लग रहे हैं आपको कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, आप उसको सेल करके नीचे बाय कर सकते हैं, और मार्केट ये चांस दे, आज भी मार्केट ने दिया है, और खुदा ना खास्ता ये सिचुएशन हो तो मार्केट ये वाला चांस आपको दे सकती है, लेकिन उसके लिए स्मार्ट इनफ, क्योंकि कई मतलब बंदा पैनिक में, लेट्स सी, अच्छे रेटों में बेचना, आज जिसने सुबह बेचा है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिसने एंड में पैनिक में बेचा है तो उसने आज का दिन तो क्लोज कर दिया, जितना नुकसान तो उसने बुक कर लिया, अब कल अच्छी खबर भी आ सकती है तो उसको वापस फिर नहीं मिलेगा इतना। तो इस वजह से जो है ना, लेकिन ओवरऑल इस वक्त चूंकि आपको पता है मीडिया ये वो हर एक के पास अपनी लाइंस हैं, सबको पता है कि एक एक मिनट की खबर वहां से आ रही है, तो उस खबर पे जो है ना आपको एक्शन क्विक लेना है, ताकि फिर नीचे अगर आए तो आप अपना 20-25% जो पोर्टफोलियो है उसको वापस अच्छे रेटों पे बाय कर सकें। थैंक यू वेरी मच जाहिद साहब, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे मैं करेक्ट करूंगी, अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जफर अब्बास साहब मौजूद हैं। जी हाँ, शुरू में मैं इंट्रोडक्शन दे चुकी थी। अच्छा, यहाँ पर जो है सिराज साहब, आप अपना जो है सवाल कर लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर, ये नेशनल बैंक और हबीब बैंक के बारे में आप कुछ गाइड कर सकेंगे कि किस रेट पे फर्दर इसको बाय करना चाहिए, और क्या एक्सपेक्टेड इसका जो है वो इसमें गेन हो सकता है? थैंक यू। देखिए, यहाँ पे अब हम इंडिविजुअल जो है ना कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिकली ओवरऑल अब इसका सिनेरियो कुछ हो रहा है। इंडिविजुअल अगर कंपनी की बात करें कि नेशनल बैंक को अगर आप इसका टेक्निकल देखें या फंडामेंटल्स देखें, नेशनल बैंक ने बहुत ही अरसे के बाद एक हैंडसम डिविडेंड दिया जिसकी परसेंटेज बहुत ही अच्छी थी, लेकिन आप देखें कि उसने रेट भी वो अचीव कर लिया था कि जहां तक इसको आना चाहिए था आया, ठीक है। लेकिन अभी जो इस वक्त सिचुएशन नजर आ रही है, इसमें शायद आपको किसी भी क्वार्टर में या हाफ ईयर में नेशनल बैंक पे ना कर सके। ये जो स्टडी है इस वक्त मुख्तलिफ हाउसेज से, यहाँ ये उस पर बात कर रहा हूँ, मेरा डेफिनेटली इंडिविजुअल या पर्सनल इसमें वो नहीं है, एक स्टडी है कि ये शायद आपको क्वार्टर बेस पे, या इसका मतलब है कि नेशनल बैंक इस वक्त एंटायरली मार्केट के साथ मूव कर रहा है। मार्केट मंदी होती है, आपने देखा नेशनल बैंक, हाँ अब वो क्वांटम ऑफ इसका मंदी का वैसा नहीं है जिस तरह पहले पहले तो बहुत ही शदीद तरीके से गिरती थी, क्योंकि बैक एक एंड पे है कि यार 35 रुपए कैश इसने पूरे साल का दे दिया, मे बी आफ्टर अ ईयर लेट्स सी नेशनल बैंक आपको 180 पे भी मिल रहा था, 185 भी मिल रहा था, कि अगर आपको 30-35 रुपए फिर मिलते हैं तो इट्स अ ह्यूज डिविडेंड। तो आप जब उस नेशनल बैंक की ट्रेड देख रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि दूसरे बैंकों की निस्बत इसमें सेलिंग का क्वांटम थोड़ा सा कम है, ठीक है। क्यों? बैकग्राउंड में जो है ना एक है कि ये शायद डिविडेंड जब ईयर क्लोज हो तो फिर एक बढ़ा दे दे, तो उस पर मेरा ख्याल है कि अच्छी डिप में नेशनल बैंक को बाय कॉल ही होनी चाहिए। और बाकी रह गई हबीब बैंक की बात। हबीब बैंक के रिजल्ट्स बेहतर हुए पहले से काफी, और जो है ना, लेकिन एक चीज आप देखिएगा, ये जून की क्लोजिंग के
जो भी बैंक्स के रिजल्ट आएंगे वो जनरली पिछले क्वार्टर से कम होंगे। ये आप जो है ना, अभी यूबीएल की मिसाल सामने, और आगे भी जो है ना, और फिर इसमें जो है ना उनका जो पे आउट है वो बड़ा मैटर करता है कि क्या अभी बैंक क्वार्टर की पेमेंट्स कर देगा। देखें, यूबीएल का तो हमें पता है कि हर क्वार्टर की पेमेंट कर सकता है। अभी बैंक में भी जो है ना हर क्वार्टर की पेमेंट ना भी करे, लेकिन अभी बैंक की डेफिनेटली ऑन अ गुड डे बाय कॉल्स में ये थी। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आज जो है एयरलिंक की मटेरियल इंफॉर्मेशन आई है कि वो अब वो ईवी बाइक्स की तरफ भी जा रहे हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो कंपनीज की तो होती है एक के जो है ना वो डिफरेंट अपना जो है ना बिजनेस उसके लिए, तो उसमें आप ये देखेंगे कि उन्हें जो है ना अपना पैसा जो उन्होंने कमाया होता है उसको हम्म। उस साइड पे लेके भी जाना होता है। ठीक है हम्म। ना, एक तो कंपनीज हैं, फर्टिलाइजर कंपनी है, वो फर्टिलाइजर के काम कर रही है, कोई और बिजनेस की, तो अपना जो पैसा है अपने डिविडेंड्स को शेयर डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड की सूरत में दे देती है। और डिफरेंट जो है ना, जब कंपनी अपना वो उसको चेंज करती हैं बिजनेस को, तो दूसरी जो है ना सब्सिडीज बनाने की कोशिश करती हैं, तो कंपनी का जो पैसा कमाया होता है वो डेफिनेटली वहां पे ट्रांसफर भी होता है, उसकी एलोकेशन होती है। उसमें ये देखा जाता है कि क्या अब इस वक्त जो प्रोडक्ट वो लेके आना चाह रहे हैं, हम्म। क्या वो प्रोडक्ट की कंपटीशन, क्या मार्केट में उसकी प्रोजेक्शंस वो क्या है, उसमें एक काफी बड़ा जो है ना, अगर वो बहुत ही ऐसा हो कि अच्छा जी एक कंपनी जो है वो दूसरे बिजनेस में जा रही है तो वो कंपनी को बढ़ना चाहिए, ऐसा आपने देखा होगा जनरली नहीं। क्योंकि पैसा हम्म। कंपनी का शेयर होल्डर की तरफ जाने की बजाय अपने बिजनेस एक्सपेंशन, इसका मतलब है अब ये फ्यूचर प्रोजेक्शन होगी कि अब वो पैसा इधर से कंपनी से लेके जा रहे हैं, वहां से फ्यूचर जो है ना क्या उस पैसे को जनरेट कर रहे हैं। देखें, अगर वो इंडस्ट्री दूसरी लगा रहे हैं, ईवी बाइक्स की तरफ जा रहे हैं, हम्म। इंपोर्ट कर रहे हैं, तभी पैसा चाहिए उन्हें। इधर अगर हम्म। प्लांट लगा रहे हैं तभी पैसा चाहिए। वो पैसा हम्म। कहाँ से देंगे? पैसा वो अपनी जो कंपनी है, पेरेंट हम्म। कंपनी, हम्म। उसकी कमाई से देंगे। सही। तो ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ प्रोजेक्शन में कि कंपनी फिर आप इसको 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद वाली सिचुएशन के अच्छा यार कंपनी का इस वक्त सिचुएशन जो है आगे क्या होगी, प्रोजेक्शन ये प्रोडक्ट जो ला रही है उसका कंपनी को बहुत बेनिफिट होगा और कंपनी के अर्निंग में खातर खा इजाफा होगा, लेकिन वो थोड़ा सा ना फ्यूचरिस्टिक, थोड़ा लॉन्ग टर्म चल जाता है। सही सही, बिल्कुल। और सर लास्ट में जो है मैं चाहूंगी कि कल अब चूंकि एक लास्ट वर्किंग डे है, फ्राइडे है, क्या लग रही है, कोई क्या प्रिडिक्ट करेंगे मार्केट को कि कैसी होगी, और जो है क्या इस वक्त अभी क्या आपकी कोई सेक्टर्स हैं जिनको हमें देखना चाहिए इन सेक्टर्स में, या कोई पर्टिकुलर अगर आप कोई टॉपिक्स वगैरह हैं, क्या इस वक्त आप सजेस्ट करेंगे कि इस वक्त किन सेक्टर्स को देखना चाहिए, किन जो है स्टॉक्स को जो है देखना चाहिए, क्या प्रेडिक्ट करेंगे? देखिए, स्टॉक मार्केट जो है ना, ये आपको पता है रोजाना के हिसाब से बदलती सिचुएशन, क्या हाँ। हालात होते हैं कैसे, ये एक जो है ना बड़ा हम्म। ये जो मूवमेंट है इसकी उसको समझना काफी मुश्किल होता है। हम्म। सामने बैठे होते हैं, समझ नहीं आ रही होती कि ये मार्केट क्या कर रही है। कई हम्म। मरतबा नजर आ रहा होता है कि हाँ हाँ मार्केट ये करने वाली है और आप डिसीजन ले सकते हैं। क्यों? हाँ कि आपकी रियल मनी इन्वॉल्व होती है। तो ये हाँ। बड़ी जो टेक्निकल चीज है कि आप दिन में जो है ना, अगर आप के किसी के जहन में ये सवाल है कि जी फ्राइडे को तो मंदी होती है, क्यों जी हम्म। आखिरी डे होता है सैटरडे संडे की वजह से लोग, तो ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े हाँ फ्राइडे तेजी के देखे हैं और लोग माल बेच के बैठे हैं और मार्केट शूट। ठीक है, तो ये बेसिकली कल का जो दिन है, हाँ हाँ मैं इस वजह से भी इम्पोर्टेंट कहूंगा कि जो आपको पता है फ्यूचर्स का अगला वीक लास्ट होगा। हाँ ठीक है, तो लोगों को जो है ना, कुछ लोग अपनी कन्वर्जन्स के लिए भी ये लास्ट 2 डेज जुमेरात और जुमा रखते हैं कि मैं उसके बाद अगले फ्यूचर्स को जो है ना नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर दूंगा। हाँ। फ्राइडे कल का डेफिनेटली इस वक्त जो है ना थोड़ा सा नेगेटिव जोन से स्टार्ट लगता है। हम्म। क्रूड ऑयल का इस वक्त थ्रेड सब वॉच करें, उसकी मूवमेंट पे आपको मार्केट की आधी मूवमेंट समझ आ जाएगी। अगर क्रूड इधर से खुदा ना खास्ता किसी कंफ्लिक्ट की वजह से बढ़ता है तो कल हम ओपनिंग में ही थोड़ा सा नेगेटिव देख सकते हैं कि मार्केट ओपनिंग में ही नेगेटिव ओपन होगी। लेकिन अगर क्रूड को, कोई बात है क्रूड को तो फिर पूरी रात देखना पड़ेगा, मीन्स के हर एक के
पास फिगर्स तो होते हैं कि क्रूड ऊपर है नीचे। अगर क्रूड थोड़ा सा रिटर्न होता है, $2-3 की डिप लेता है, तो फिर जो है ना होप की जा सकती है कि मार्केट का आज का जो लो लगा है वो शायद कल स्टार्ट में ना लगे, और फिर उसके बाद हालात के मुताबिक। लेकिन सही। अगर ये हालात रहे तो फिर डेफिनेटली वीकेंड पे चांस लेके जाने वाले इंडिविजुअल्स बहुत कम होंगे। हम्म। ये ज़हन में रख के जो है ना कल की, देखिए मार्केट को ना सस्ता समझ के बाइंग कभी नहीं करनी चाहिए, सही। ठीक है ना। हमेशा से लोगों के अच्छा कि अच्छा यार ये मार्केट में कोई आइटम है वो 5-10 रुपए नीचे गिर गया, हाँ सस्ता हो गया ले लें। नहीं, मार्केट हाँ में सस्ती कोई चीज नहीं, इसी तरह महंगे का भी यही होता है। लेकिन मार्केट को हालात के मुताबिक थोड़ा सा और अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो हाँ हाँ अब बाय पार्ट्स करें, इन हालात में तो स्पेशली। हाँ। कि अगर किसी ने ₹1,00,000 इन्वेस्ट करना है तो उसे कोई जरूरत नहीं है इन हालात में पूरा लाख एकदम से इन्वेस्ट करने का। सही। आप स्लोली ग्रेजुअली, अगर आप चांस लेना ही चाहते हैं कि मैं, देखें बॉटम पिक करना और हाई पे बेचना ये पॉसिबल नहीं है, ये सही है। बाय लक होता है। लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है कि अच्छा आप बॉटम नहीं पकड़ सकते, लेकिन एवरेज अपनी चीजों के नीचे आते तक ऐसी कर लें कि एक दिन में जब बढ़े मार्केट तो आप क्रॉस कर चुके हो अपनी एवरेज। दिस इज अ ग्रेट टिप, बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। और सर कोई स्क्रिप्ट्स या कोई सेक्टर कुछ सजेस्ट करेंगे कि इस वक्त किस में पोजीशन लेनी चाहिए? देखिए जो स्टडीज आ रही थी और जो फिगर्स आ रहे थे कि आपकी अगर जो है ना गवर्नमेंट ओन्ड जो कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट आती हैं तो बहुत बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स होंगी। तो अभी जो नजर आ रहा है कि आप उन्हीं कंपनीज को चॉइस करें ताकि अगर उनमें जो इन्वेस्टमेंट आए तो उसका बेनिफिट आप भी उठा सकें। बाकी डेफिनेटली हालात के मुताबिक आपको पता है डिविडेंड स्टॉक्स, आप पावर अभी इस वक्त जो है ना चार्मिंग सिचुएशन में जैसे जैसे नीचे आता है, फौजी फर्टिलाइजर भी आप देखिए जब मार्केट में कोई इस तरह की सिचुएशन होती है बहुत ज्यादा नीचे आता है तो रिटर्न एक अच्छा करता है। सही। तो ये, लेकिन बहरहाल ये जो अगर कल के प्रोस्पेक्ट से पूछ रहे हैं आप तो फिर उसको बड़ा कॉशियस अप्रोच रख के अपने इन्वेस्टमेंट को बाय पार्ट्स में रखें ताकि आप इजी रहे, कुछ पैसे हाथ में रह भी जाएं और नेक्स्ट वीक तो कोई बात नहीं। मार्केट में अगर थोड़ा सा देखिए अच्छे लातों थोड़ा सा महंगा ले लें खैर है, लेकिन सस्ता लेने का मकसद ये है कि फिर बाय पार्ट्स में ले ताकि आप अपना जो पैसा है उसको थोड़ा सा सेफ रख सकें। सही। थैंक यू सो मच सर जफर आपका। और जो है यहाँ पर हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पर लूंगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।